गरीब का बांस पकौड़ा होटल। इनके घर का सारा सामान बाहर निकाल कर फेंको। ये लोग इस घर में रहने लायक नहीं हैं। नहीं नहीं सेठ जी, थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। हम आपकी पाई पाई चुका देंगे, लेकिन ऐसे हमारे सामान घर से बाहर ना फेंकिए। अगर आप हमें यहाँ से निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? अरे तुम कहीं भी जाओ, जियो या मरो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे मेरे पैसे चाहिए। अगर पैसे नहीं दिए तो घर से बाहर ही जाओगे। अब जल्दी से ये सामान उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन सेठ जी, हमने आपसे जो पैसा उधार लिया था उसमें से आधा हिस्सा तो हम आपको वापस कर ही चुके हैं। बाकी का आधा हिस्सा भी हम आपको इस साल दे ही देंगे। आप हम पर थोड़ा रहम खाइए। हम अपने दोनों मासूम बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? अरे मेरी बला से तो जहन्नुम में जाओ, लेकिन जब तक मेरे पैसे वापस नहीं दोगे तब तक इस घर में कदम भी नहीं रख पाओगे, समझे? करीब 1 साल पहले रंजीत ने नया काम शुरू करने के लिए गांव के सेठ से कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन रंजीत का काम सही से न चलने के कारण उसका सारा पैसा डूब गया और वो सेठ की पाई पाई चुकाने के लिए मजदूरी करने लगा। लेकिन अब गांव में मजदूरी का काम भी खत्म हो गया था। पैसे समय पर न दे पाने की वजह से सेठ ने उसके घर पर कब्जा कर लिया। अब रंजीत अपने बीवी बच्चों और पूरे सामान के साथ दूसरे गांव चला जाता है, जहां पर उसका एक जान पहचान का दोस्त रहता था। वो अपना घर उसे रहने के लिए किराए पर दे देता है। रंजीत कुछ दिनों तक काम की तलाश में लगा रहता है, लेकिन कहीं भी उसे मजदूरी का काम नहीं मिल पाता। थक हार कर रंजीत एक पेड़ के पास बैठ जाता है। उस पेड़ के पीछे एक बूढ़ी औरत ने पकौड़े की दुकान लगाई हुई थी। वो बूढ़ी औरत रंजीत को देखकर कहती है, क्या बात है बेटा, बड़े थके हुए लग रहे हो। शक्ल से लगता है कि इस गांव में नए नए हो। जी अम्मा, इस गांव में नया हूँ। 2 दिन से काम की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन कहीं कामकाज मिलने को राजी ही नहीं है। अच्छा, अकेले आए हो या परिवार के साथ हो? जी अम्मा, मैं अपने पूरे परिवार के साथ आया हूँ। मेरे परिवार में मेरी एक बेटी और एक छोटा बेटा और मेरी पत्नी कमला है। पास में ही हमने मकान किराए पर लिया है, लेकिन घर तो ले लिया। अब उसका किराया देना और रोज का खाना पीना, ये सब करना बहुत मुश्किल हो रहा है। बचे हुए पैसे भी अब खत्म हो गए हैं, इसीलिए कहीं काम ढूंढ रहा हूँ। बेटा परेशान मत हो, काम ढूंढते ढूंढते तुम्हें भूख लग गई होगी ना। ये लो, ये पकौड़े खा लो। ज्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन इससे तुम्हारी भूख जरूर मिट जाएगी। लेकिन अम्मा, मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। अरे तो पैसे किसने मांगे हैं? एक तरफ तू अम्मा भी कहता है और दूसरी तरफ पैसे देने की भी बात कहता है। भला माँ को कोई पैसे देता है क्या? मैं तो बेकार में ही डर रहा था कि इस नए गांव में लोगों से बातचीत कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन आपने तो मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। वैसे ये पकौड़े किस चीज के हैं? देखने में तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। बेटा, ये ऐसे वैसे पकौड़े नहीं हैं, बांस के पकौड़े हैं। क्या सच में बांस के पकौड़े? लेकिन बांस के पकौड़े कैसे खाए जा सकते हैं? मैंने आज तक नहीं सुना कि बांस के भी पकौड़े होते हैं। बेटा एक बार खाकर तो देखो, स्वाद आ जाएगा। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर रंजीत बांस के पकौड़े उठाकर खाने लगता है और पकौड़े खाकर उसे बहुत ही मजा आता है और वो खुशी से कहता है, अरे अम्मा, ये पकौड़े तो सच में बहुत स्वादिष्ट हैं। क्या आप मुझे बता सकती हैं आपने ये पकौड़े कैसे बनाए हैं? घर जाकर मैं अपनी पत्नी से कहूंगा बिल्कुल ऐसे ही बांस के पकौड़े बनाने के लिए। हाँ क्यों नहीं बेटा, मैं तुम्हें इसकी पूरी विधि बताती हूँ कि ये बांस के पकौड़े कैसे बनते हैं। इतना कहकर बूढ़ी औरत रंजीत को बांस के पकौड़े बनाने की पूरी विधि बताती है। ये सब जानकर रंजीत वहाँ से अपने घर की ओर चला जाता है और अपनी पत्नी को इस बारे में बताता है। ये सुनकर कमला कहती है, अजी, मुझे तो लगता है कि काम ढूंढने के चक्कर में आपके दिमाग पर गर्मी छा गई है। भला बांस के पकौड़े भी कभी बनते होंगे?
अरे कमला, तुम मेरी बात को मजाक में क्यों ले रही हो? मैं सच कह रहा हूँ। पास के एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी अम्मा ने पकौड़े की दुकान लगा रखी थी, तो मैं उनसे पकौड़े बनाने की विधि भी पूछ कर आया हूँ। तो एक बार तुम भी बनाकर देखो ना। पैसा धेला घर में कुछ नहीं है और यहाँ पर मियाँ जी की नई नई फरमाइशें हो रही हैं। अब बताओ, ये बांस के पकौड़े बनाने के लिए मैं बांस लाऊं कहाँ से? माँ, मुझे पता है ये बांस कहाँ पर मिलेंगे। मैंने देखा है पीछे की पहाड़ियों पर जो पेड़ है ना, वहाँ पर कुछ बांस के भी पेड़ लगे हुए हैं जो कि खाने के लायक होते हैं। मैंने किताबों में पढ़ा है कुछ बांस ऐसे भी होते हैं जिन्हें खाया जा सकता है। लो, अब बांस लाने की भी दिक्कत खत्म हो गई। बेटा, तुम जल्दी से जाकर वहाँ से कुछ बांस तोड़ लाओ और फिर हम आज बांस के पकौड़े खाएंगे। रंजीत की बेटी चिंकी पहाड़ी के पीछे वाले जंगल से कुछ बांस तोड़कर ले आती है। शाम के समय रंजीत की पत्नी कमला रंजीत जो विधि बताता है उसी के अनुसार बांस के पकौड़े बनाने शुरू कर देती है। कुछ देर बाद पकौड़े बनकर तैयार हो जाते हैं और सभी बैठकर एक साथ वो पकौड़े खाते हैं। पकौड़े खाकर सभी को बहुत ही स्वाद आता है। अजी, आप तो सच कह रहे थे, ये बांस के पकौड़े तो सच में बड़े ही स्वादिष्ट हैं। तुमने सही कहा कमला, ये बिल्कुल वैसे ही बने हैं जैसे कि उन बूढ़ी अम्मा ने बनाए थे। रंजीत जी, मैं क्या कहती हूँ, क्यों ना हम भी इन बांस के पकौड़े का एक ठेला लगा ले। जैसे हमने पहली बार ये बांस के पकौड़े खाए तो हमें बहुत ज्यादा पसंद आए, वैसे ही और लोग भी इन बांस के पकौड़े के बारे में नहीं जानते होंगे और वो भी इसे खाकर बहुत खुश हो जाएंगे और ऐसे ही हमारी कमाई भी लगातार होती रहेगी और आपको कहीं काम ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम सही कह रही हो कमला, लेकिन यहाँ पास में ही उन बूढ़ी अम्मा की पकौड़े की दुकान है। अब उनके बगल में ही हम एक और पकौड़े की दुकान खोल लेंगे तो ये तो धोखेबाजी हुई ना। उन्होंने ही हमें बांस के पकौड़े बनाने सिखाए हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं कुछ और काम देखता हूँ। अगली सुबह रंजीत किसी दूसरे काम की तलाश में निकल जाता है और जब वो उस पेड़ के पास से गुजरता है तो वो देखता है कि उस पेड़ के पास में पकौड़े की दुकान ही नहीं लगी थी और न ही उसको वो अम्मा दिखाई दे रही थी। रंजीत ये देखकर परेशान हो जाता है और आसपास वालों से बूढ़ी अम्मा के बारे में पूछता है। अरे भाई साहब, यहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा पकौड़े की दुकान लगाया करती थी, आज वो नहीं आई है क्या? अले भाई, छपना देख ले हो क्या? यहाँ कब ते पतोले की दुकान लगने लगी? सच में मैंने कल यहाँ पर बूढ़ी अम्मा को पकौड़े की दुकान लगाए हुए देखा था। वो बांस के पकौड़े बेच रही थी, लेकिन आज उन्होंने अपनी दुकान नहीं लगाई। अले भाई, लगता है तुम इस गांव में नए हो। आज तक इस पेड़ के नीचे मैंने किसी बूढ़ी अम्मा तो पतोले लदाते हुए नहीं देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद उनके हाथ से बने बांस के पकौड़े खाए हैं। रंजीत आसपास के सभी लोगों से उस बूढ़ी औरत के बारे में जानकारी लेता है, लेकिन किसी को भी उस बूढ़ी औरत के बारे में कुछ नहीं मालूम था। ये जानकर रंजीत बहुत हैरान हो जाता है और घर वापस आ जाता है। उसके बाद वो कमला को जाकर सब कुछ बताता है और कमला रंजीत से कहती है, अगर ऐसी ही बात है तो अब उस पेड़ के नीचे आप ही अपने पकौड़ी की दुकान क्यों नहीं खोल लेते हैं? आपको तो पता ही है ना कि हम कितने मजबूर हैं। हमें कैसे भी करके अपना घर छुड़ाना है और इस घर का भी तो किराया देना है ना, और ऊपर से जो रोज का खर्च है वो अलग। हाँ कमला, तुम सही कह रही हो। लगता है भगवान खुद हमारी मदद करने एक बूढ़ी अम्मा के रूप में आए थे, इसलिए उन्होंने हमें बांस के पकौड़े बनाने का रास्ता बताया है। चलो आज से ही काम पर लग जाते हैं। ठीक है पापा, तो मैं और सोनू जाकर पीछे पहाड़ियों से थोड़े और बांस ले आते हैं। रंजीत की बेटी चिंकी पहाड़ियों से कुछ और बांस भी तोड़ लाती है, जिसके बाद कमला कुछ हरी सब्जी और कुछ बांस की पकौड़ी बना देती है और उन सब को लेकर रंजीत उसी पेड़ के नीचे दुकान लगा लेता है और धीरे धीरे उसकी दुकान पर भीड़ लगने लगती है। लोगों को उसके पकौड़े इतने पसंद आते हैं कि दूर शहर तक उसके बांस के पकौड़ों के चर्चे होने लगते हैं
और लोग बड़े बड़े शहर से उसके पकौड़े खाने आने लगते हैं। देखते ही देखते रंजीत के पास काफी पैसे आने लगते हैं। उसके बाद रंजीत सारा कर्जा भी चुका देता है। भगवान की कृपा से अब हमारा काम अच्छा चलने लगा है और अब हमने सारा कर्ज भी चुका दिया है और हमारे पास कुछ पैसे भी इकट्ठा हो गए हैं। तो क्यों ना हम इन पैसों से अपना एक नया घर खरीद लें? हाँ कमला, तुम सही कहती हो। हम इसी गांव में अपना एक घर खरीद लेते हैं। इस गांव में क्यों? क्यों ना हम अपना वही पुराना वाला घर खरीद लेते हैं ना? नहीं कमला, वो गांव यहाँ से काफी दूर है और हमारा यहाँ काम अच्छा चल रहा है, इसलिए हम इसी गांव में घर लेते हैं। रंजीत उस गांव में अपना एक घर ले लेता है और सब लोग उसमें खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन उसका सेठ उस गांव में आता है तो उसकी नजर रंजीत के ठेले पर पड़ती है। सेठ रंजीत के पास जाता है। अरे रंजीत, तू यहाँ? सेठ जी, आपका यहाँ कैसे आना हुआ, इस गरीब के यहाँ? कैसी बात कर रहे हो रंजीत? तुम्हारे बांस के पकौड़ों के चर्चे तो दूर शहर तक हैं। सब भगवान की कृपा और आपका आशीर्वाद है सेठ जी। मेरा कैसा आशीर्वाद रंजीत? मैंने तो तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुम कहते हो मेरा आशीर्वाद है। मुझे माफ कर देना रंजीत, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा और तुम्हें तुम्हारे ही घर से निकाल दिया। और देखो, आज मेरे ही पास अपना घर नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं सेठ जी आप? हमारे बड़े हैं आप। आपने मेरे बुरे वक्त में मुझे पैसे उधार दिए थे और वो पैसे ना चुकाने के लिए ही तो आपने ऐसा कदम उठाया। उस समय आपकी जगह कोई और भी होता तो यही करता, लेकिन आप ये क्या बोल रहे हैं? आपके पास घर नहीं है, सब ठीक तो है ना? कहाँ कुछ ठीक नहीं है रंजीत। अभी पिछले महीने बारिश तेज होने की वजह से गांव में बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से हमारा पूरा गांव डूब गया। अब हमारे पास न रहने को घर है और न खाने को कुछ खाना। ये सब बात सुनकर रंजीत सेठ जी को अपने घर ले जाता है और सेठ जी को रहने के लिए अपना ऊपर का कमरा दे देता है। सेठ जी, आज से आप यहीं रहेंगे और किसी भी चीज की जरूरत हो तो कमला को बता दीजिएगा। हाँ सेठ जी, किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बता दीजिएगा। कमला, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? मैंने तुम लोगों को अपने ही घर से निकाल दिया और तुम लोगों ने मुझे रहने के लिए अपना कमरा दे दिया। तुम लोग सच में बहुत दयालु हो। सेठ जी, शर्मिंदा मत होइए। वो कहते हैं ना, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। अब आप खुद ही देख लीजिए, अगर आप हमें उस दिन नहीं निकालते तो आज हम इतनी अच्छी हालात में नहीं होते। आप फिक्र मत कीजिए, भगवान आपके लिए भी अच्छा ही करेंगे। और उसके बाद सब लोग खुशी खुशी